एएलपी का आपका आज आपका 25 नवंबर है और फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ है। मेरा 27 नवंबर का है और 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट में। तो अभी जो भी 25 का है एग्ज़ाम, 26 का एग्ज़ाम, जिसका भी हो, आप चैनल के माध्यम से देखिए। जो भी आपका सोल्यूशन करवा रहा है, एनालिसिस करवा रहा है, वहाँ से देखना ठीक रहेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा। लेकिन कहीं से कोई वैसा सारे बच्चे सटीक नहीं बता पाते, कुछ बच्चे बता पाते हैं। और मैंने सटीक आपका 27 का फर्स्ट शिफ्ट जब होगा तो उस समय बताऊंगा, और वो फ़ायदा आपका 28 और 29 तारीख के जो भी बच्चे का है उसका ज़रूर होंगे, क्योंकि मैंने जो भी बताऊंगा वो सारे प्रश्न मैंने आपको बता दूंगा कि कहाँ से कैसे कैसे करके पूछा जा रहा, कितना अटेम्प्ट रहना ठीक होगा, वो मैंने आपको 27 को बताऊँगा। अभी जिस तरह से मैंने चैनलों को देखा है, लगभग 3-4 चैनलों को, एक जगह से मुझे सही जानकारी मिल रही थी और वहाँ से सेंटर से लाइव बच्चे थे, तो वहाँ से बता रहे थे जो काफ़ी अच्छे, उसका अटेम्प्ट तभी 65 अटेम्प्ट किया था और बता रहे थे भी अच्छे प्रश्नों। तो चलिए अब देखिए, अटेम्प्ट की बात रहे तो अटेम्प्ट सबसे पहले मैंने आपको बता देता हूँ, जो प्रश्न आपको आता है वही बताना है। 50-50 वाले प्रश्न जो प्रश्न रहेंगे उसको अटेम्प्ट नहीं करनी है। जो 75% आपको उम्मीद लग रहा है कि मैंने 2 ऑप्शन को छाट रहे हैं और 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजिंग है, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक ही ऑप्शन पता है, 3 ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं जानकारी है, तो उस समय आप नहीं अटेम्प्ट करिएगा। आइए बात करें कि इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 25 तारीख में जहाँ तक देखा भी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें अगर हम पहले साइंस की बात करें तो साइंस में सबसे ज़्यादा प्रश्न भी बता रहे हैं फिजिक्स का, उसके बाद में केमिस्ट्री का और लास्ट में आपका बायोलॉजी का। लेकिन न्यूमेरिकल की इसमें बात रहती है, तो न्यूमेरिकल कभी एक प्रश्न कभी 2 प्रश्न। तो कितने बच्चे एक प्रश्न बोले हैं, कितने बच्चे 2 प्रश्न बोले हैं, तो मान के चलिए कि न्यूमेरिकल आपका कितने प्रश्न, 2 प्रश्न अगर इस शिफ्ट में पूछा है तो यही वेटेज रहेगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 रह सकता है, मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। वो न्यूमेरिकल आपका रहेगा F बराबर A में से है, एक पूछा गया है। और कोई बता रहा था F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा R² से, यहाँ से भी पूछा गया था। फिजिक्स में वही गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वर्क एंड पावर एनर्जी, उसके बाद में जितने भी सारे हीट से है वहाँ से भी पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ से कह देना कि चीज़ को रिवीजन कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। जब आप पहले से पढ़ चुके हैं तो फिर आपका नॉलेज में रहेगा, जो भी प्रश्न आएंगे और सब बच्चे जो भी बनाएंगे वो आपको उससे भी बनेगा, जो मुश्किल प्रश्न रहेंगे वो किसी से नहीं बनेंगे। तो ये फिजिक्स का वेटेज आपका 8 से 9 प्रश्न है। और उसके बाद में आपका दर्पण से भी टच किया है, लेंस से भी टच किया है। दर्पण का प्रश्न इसमें पूछा गया है उत्तल दर्पण से। केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन देकर के पूछा गया है एक, और उसका वेटेज जो केमिस्ट्री का है लगभग 5 से 6 प्रश्न रहा है। तो 9-10 इधर और 5-6 इधर, मतलब 15-16 इसी से हो गया। तो 5-6 प्रश्न जो आपका है वो बायोलॉजी का प्रश्न है, और बायोलॉजी का प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जा रहा है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का जो प्रश्न है वो आसान है। एक आपका धातु और जल से भी क्रिया करके पूछा गया। तो ये साइंस का वेटेज रहा, और साइंस के वेटेज में अगर देखा जाए तो 20 प्रश्न अगर है, तो हमें लगता है कि अगर जिसका भी तैयारी ठीक ठाक होंगे तो 14-15 मैक्सिमम आप कर सकते हैं। बाकी जो प्रश्न नहीं जानिएगा उसको अटेम्प्ट करना ही बिल्कुल नहीं रहेगा ठीक, तो आप नहीं करिएगा, अच्छा रहेगा। अब ये आपका मैथ और रीजनिंग की बात करें तो देखिए, मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ है वो कॉन्सेप्टुअल है। उसमें अगर किसी को कह दे कि यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ से पूछेगा, अब की बारी आएगा, कॉन्सेप्टुअल चीज़ है। आप पढ़े हैं तो मैथ रीजनिंग बनाइएगा, चाहे किसी भी तरह से। डाटा चेंज हो सकता है, अभी कि आपको रेशियो से पूछा तो आगे भी पूछा जाएगा, अभी आपको CI से पूछा तो आगे भी पूछा जा सकता है, SI से पूछेगा तो अभी आपको आगे से भी पूछा जाएगा। x + 1 बटा x बराबर 5 पूछा है इस बार में, तो हो सकता है आगे भी ये पूछा जाएंगे। तो ये सब कॉन्सेप्टुअल चीज़ है, और एक कॉन्सेप्टुअल चीज़ आपको मैथ और रीजनिंग में किसी को दिमाग लगाना ये चीज़ें फालतू हो जाएगा कि मैथ रीजनिंग में कहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्टुअल है। जहाँ पर दिमाग कहाँ लगाना है कि कॉन्सेप्टुअल चीज़ नहीं है, जहाँ पर जैसे करंट अफेयर्स का हो गया, एक कॉन्सेप्टुअल चीज़ नहीं है, कहीं से भी उठा के डाल देगा, तो इसको जानकारी लेना ठीक रहेगा। और करंट अफेयर्स लगभग 4 से 5 जो आ रहा है बिल्कुल उटपटांग जैसा कुछ बनने वाले, 1-2-3 आ रहा है, बाकी आपको मतलब कि अलग ढंग से पूछा जा रहा है। तो जो जानिएगा वही बनाइएगा। अब आइए, अगर हम इसमें बात करें मैथ और रीजनिंग में, तो जो प्रश्न आपका मैथ और रीजनिंग में है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग के प्रश्न है वो आपका
मैथ में 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कैलकुलेशन का, बाकी सब आपको बनेंगे 2 प्रश्न आपको जब से ज़्यादा कैलकुलेशन लेगा बस, उसके बाद में सारे प्रश्न ठीक ठाक है मैथ के। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो आपको इस बार जो पूछा गया, जो एनटीपीसी का लेवल रहा, आपने मेंस में देखा होगा कि लगभग 9 से 10 प्रश्न पूछा गया था 120 क्वेश्चन में आपका सिटिंग अरेंजमेंट से। इसमें क्या है, टाइम भी कम है और क्वेश्चन की संख्या भी कम है, 75 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक शिफ्ट में आपको सीटिंग अरेंजमेंट से मिल रहा है प्रश्न, आपको कितने 3 प्रश्न मिल रहे हैं। तो किसी में 4 भी जा सकता है, मतलब 3 से 4 आपका किसमें सीटिंग अरेंजमेंट में, और सबसे ज़्यादा टाइम टेकन यही आपको लेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का। उसके बाद में रीजनिंग का टाइम टेकन आपको कहाँ पर लेगा, जो आपको कथन कारण कहा उसको पढ़ के सही माइंड से जवाब देना, यहाँ पर आपको टाइम लेगा, और ये भी आपको 3 से 4 प्रश्न रह रहे हैं। तो ये दोनों का अगर मिला के देखा जाए तो 7 से 8 प्रश्न होते हैं जो कि टाइम टेकन है। इसमें टाइम दीजिएगा तभी, नहीं तो जैसे ही पढ़ के मारिएगा डायरेक्ट तो वहाँ पर गलत होने की उम्मीद रहेगी। तो सबसे ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है, और इसी को कितना बच्चे बोलेंगे कि मतलब कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछा जा रहा है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत ही लंबे लंबे प्रश्न रहते हैं, ब्रीथ वाला हो चाहे एक सीरियल वाले हो, तो इसमें लंबा रहता है लैंग्वेज उसका भी। तो टाइम टेकन ही दोनों है, क्योंकि 60 मिनट में आपको सारा चीज़ करना है। तो यहाँ आपको जो टाइम टेकन सबसे ज़्यादा लेगा ये यहाँ से लेगा और यहाँ से प्रश्न लेगा। बाकी मैथ का जो प्रश्न है 2 कैलकुलेशन वाले 3 हैं, वहाँ टाइम लेगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो पहले 1 से लेके 75 तक बनेंगे वही आपको बनाना है, जिसमें टाइम ना लगे। जैसे चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके हो या साइंस हो, जहाँ पर आपको टाइम नहीं देना पड़ रहा उसको 1 से लेके 75 तक पहले चल जानी है। सारे प्रश्न को भी देख लीजिएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि हमें कौन सा प्रश्न बनने वाले हैं, कौन सा प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। जब आप रिवर्स आइएगा, पीछे आइएगा, तो जो बनेगा चाहे वो मैथ हो रीजनिंग हो, आपको लगेगा कि जब पढ़े होंगे, कोई पढ़ लेता है तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये हमसे बनेगा, तो उसमें हाथ लगाइएगा। नहीं बनेगा, अब कोई बच्चा इसमें लगातार अगर किसी के 2 सीटिंग अरेंजमेंट आ गया और उसी में फंस गया और नहीं बन पाया शुरू में, तो फिर तो टाइम चला गया। लेकिन जब आप 1 से लेकर 75 प्रश्न तक चले गए हैं और आपको पता है कि जो कौन सा प्रश्न बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो फिर उसमें आप टाइम दीजिएगा बाद में। तो आप यही काम करिएगा, पहली राउंड में जो बनेगा और जो सही रहेगा पूरी 100% आपको लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल सही है, उसी को अटेम्प्ट करना है। पहली राउंड में कोई भी 50-50 नहीं लेना है, कोई भी 30-30 नहीं लेना है कि हम ये जान रहे ही नहीं जान रहा। 1 से लेकर 100 तक में जो आएगा वही अटेम्प्ट करना। और मैक्सिमम अटेम्प्ट अभी देखा जब तो जिसका भी 60, कोई 55 प्लस और कोई 60 प्लस के बीच में अटेम्प्ट रहे, तो यही जा रहा है आपका अटेम्प्ट, यही 10 प्रश्न मुश्किल से कोई छोड़ भी रहे हैं, तो आपका ऐसा होना भी चाहिए कि 10 प्रश्न छूटेगा ही, यही का अटेम्प्ट में रहेगा। 55 प्लस जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट हो जाएंगे, निश्चित होगा। और अगर बात करें तो जिस तरह से लेवल आ रहा है, तो हमें लगता है कि जिसका भी 40 प्लस अगर ओबीसी का रहेगा तो उसका रिजल्ट होने की उम्मीद रहेगी आपका। बाकी आगे पीछे 2 नंबर इधर उधर हो सकते हो। तो यही प्रश्न है आपका रीजनिंग का, सबसे ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट से 3 प्रश्न, कथन कारण से 2-3 प्रश्न, यही टाइम टेकन आपका है, बाकी सब ठीक ठाक है। और बायोलॉजी के प्रश्न जो 4-5 पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा उटपटांग है। तो चलिए, बाकी हम आपको 27 तारीख के बताएंगे, अपने खुद जब एग्ज़ाम देंगे तो बताएंगे कि कहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया है। बाकी जिसका भी 25-26 का एग्ज़ाम है, भैया आप जो भी चैनल बता रहे हैं उसको देखिए और मनन करिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।